हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और आज से हम लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वह अध्याय द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और यह जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें 140 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। हम पूरे 140 क्वेश्चन को सॉल्व ना करा करके एक प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में सॉल्व कराएंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आप लोगों को भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि सॉरी, ज़्यादा लेंदी वीडियो होने से क्या है कि वीडियो जो एक इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए इसे 2 पार्ट में सॉल्व कराया जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, एक प्रैक्टिस सेट या एक पार्ट में जो है 70 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। अभी आज से जो है ध्येय द्वारा पब्लिश किया गया जो प्रैक्टिस सेट है उसका यह प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। इसके साथ साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक पब्लिश किए गए हैं उन सभी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद जो है आपके ध्येय IAS के बाद जो है दृष्टि IAS, GS वर्ड, जिसके भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है मार्केट में उन सबको सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक हो, अच्छा या बुरा, जो भी सजेशंस हो, जो इस वीडियो में नया कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर से जो कुछ उसमें इंक्लूड होना हो या चाहते हैं, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को लेकर के जरूर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के जो कार्य थे, प्रशासन, ब्रिटिश सरकार को पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी के मतलब जो कार्य थे, प्रशासन थे, उस पर जो है ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर कहा गया और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए थे। ठीक है, तो यह किसके तहत था? यह जो था 1773 के एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इसके साथ साथ जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। जबकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनिंग। इसी के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ करके सुनाया गया था और उसी के बाद जो है जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उनको बदल करके भारत का वायसराय नाम दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ लेता है कि किस अधिनियम के द्वारा यह हुआ था। तो 1858 के अधिनियम द्वारा जो है, ठीक है, 1858 लॉर्ड कैनिंग जिसका शासनकाल 1856 से 58 था, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया और यहाँ से भारत का जो शासन है वह प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन ला दिया गया था। ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि आज से ब्रिटिश जनता जैसे ब्रिटेन की जनता है वैसे ही भारत की जनता है और इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि ब्रिटेन की जनता के साथ किया जाता था, जो कि एक खरा झूठ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें कुछ मंत्री दिए गए और मंत्रालय दिया गया है। यह 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है। लियाकत अली, इनके पास वित्त मंत्रालय था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास रेल मंत्रालय, जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय और बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्रालय। आपको बताना है कौन जो है, आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित है। इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोगेंद्रनाथ मंडल, इनके पास रेल मंत्रालय था। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें जोगेंद्रनाथ मंडल
सॉरी, इसमें क्या पूछा है? 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोगेंद्र मंडल। रेल मंत्रालय इनके पास नहीं था। रेल मंत्रालय जो है वह अरोड़ा आसफ अली के पास था। जोगेंद्र मंडल के पास जो था वो विधि मंत्रालय था। तो इनके पास क्या था? इनके पास था विधि मंत्रालय। रेल मंत्रालय जो है वह अरोड़ा आसफ अली के पास था। बाकी सभी विकल्प सही है। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था, जगजीवन राम के पास था श्रम मंत्रालय, और बलदेव सिंह के पास था रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 2 और 3, 1 और 3, केवल 3, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। देखिए, मूल संविधान जो भारतीय अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। और इसी के साथ 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर के 22 हो गई थी। तो याद रखिएगा, इन 3 संविधान संशोधन जो है, इन तीनों का संबंध भाषाओं से है, 8वीं अनुसूची से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा जो उपबंध है या संविधान की जो विशेषता है वो आयरलैंड से नहीं ली गई, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जबकि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह तीनों कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, राज्यसभा में यदि सदस्यों के मनोनयन की बात है तो वह आयरलैंड से लिया गया है, और अगर निर्वाचन की बात है तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ या फिर लोथल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, हड़प्पा कालीन स्थलों में रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगा जो है घग्घर नदी के तट पे है, और लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पे है। ठीक है, तो रोपड़ सतलज नदी के तट पे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पे है, और लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पे है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं है? चेनाब, झेलम, सिंधु या फिर गंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी के तट पर नहीं है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर में झेलम नदी के उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से लेकर के दक्षिण में यमुना की सहायक जो हिंडन नदी है उसके तट तक माना जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर में झेलम नदी से लेकर के दक्षिण में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट तक सिंधु सभ्यता के विस्तार को माना जाता है। इसमें जो गंगा है वो नहीं होगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? पंचायत एवं नगर निगम का चुनाव, संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत एवं नगर निगम का चुनाव जो होता है इसका निर्वाचन आपके भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। इसका जो चुनाव है वह राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। ठीक है, जो आपके अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो एक्टिविटी है, जो गतिविधियां या फिर से जो निर्वाचन है वो संपन्न कराया जाता है। जबकि पंचायत और नगर पालिका जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। अनुच्छेद 371 झ मतलब हो जाएगा आपका आई। ठीक,
और अनुच्छेद 371 ज अर्थात एच, 371 झ अर्थात हो जाएगा आपका क्या जी, ये जी हो जाएगा, और घ जो है ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 371 आई की अगर हम बात करें, इसमें गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान या उपबंध किया गया है। 371 ज या फिर एच के संबंध में अगर हम बात करें, एच से अरुणाचल, इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में प्रावधान किया गया है। 371 ये छ से छाता वाला छ, इसमें या फिर से इसे जी कह सकते हैं, इसमें मिजोरम के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें 371 घ, ठीक, या फिर डी, इसमें आंध्र प्रदेश के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। तो सभी जो है सुमेलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति स्वयं ही बन जाएगा। ठीक है, और यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यह भी सही है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 61 सब क्लॉज फर्स्ट में राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें जो क्या कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 61 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता, यह गलत है। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है वह संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने का जो क्राइटेरिया है मात्र एक है, वो क्या है, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही शब्द है, संविधान का अतिक्रमण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। यह मूल संविधान का हिस्सा है, यह संविधान के भाग 4 क में वर्णित है, यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कहा गया है कि यह मूल संविधान का हिस्सा, यह गलत है, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, मूल संविधान का भाग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी रीट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजना, इसे क्या कहा जाता है। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, इसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे उत्प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। जैसा कि आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है, 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है वह विशेष बहुमत था, 2/3 बहुमत, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव के माध्यम से ही अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आपको बताना है कौन नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, यह आपके नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व में इसमें क्या अनुच्छेद 45 में जो प्रावधान किया गया है वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं इनका जो प्रावधान किया जा गया है वो आपका किस में आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये माइन्यूट जो परिवर्तन है या इसी से क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ 6 से 14 वर्ष नहीं होगा, यहाँ 6 वर्ष तक होगा।
ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। महान न्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है या परामर्शदाता होता है। इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। उसका जो वेतन है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन यह भारत सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शदाता नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 सब क्लॉज फर्स्ट अर्थात अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 76 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी नियुक्त किया जाएगा, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात राष्ट्रपति के ऊपर या राष्ट्रपति की विश्वास जब तक है इसके ऊपर तब तक यह इस पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो यह पूर्णकालिक नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? 27, 23, 29 या फिर 32? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टोटल 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसकी अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ, ठीक है, 243 ओ तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 158 में, 155 में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153 में। और यह भी प्रावधान कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था और इसका वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, पत्राचार विभाग का प्रमुख, नौसेना विभाग का प्रमुख या फिर अश्वशाला का प्रमुख? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन ए, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक या गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, जिसके अंतर्गत बरीद एक अधिकारी होता था। इसके बाद जो है दीवाने इंसा या राजकीय पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। अमीर ए याखूर यह अश्वशाला का प्रमुख होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा है क्योंकि सही सुमिलित नहीं है? पुस्तक दिया गया और कुछ लेखक दिए गए। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, श्री कृष्ण विजय के लेखक है मालधर बसु, तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी है और रेहला के लेखक है उतबी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेहला। रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता, न कि उतबी। ठीक है, रेहला की रचना इब्न बतूता द्वारा की गई थी, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और उतबी के द्वारा जो है किताब उल यामिनी की रचना उतबी द्वारा की गई थी। अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ताजमहल का, लाल किला का, आगरा फोर्ट का या फिर जामा मस्जिद जो दिल्ली में है इसका? आपको बताना है कि किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा फोर्ट का। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था 1574 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1648 ईस्वी में। जामा मस्जिद जो आपकी दिल्ली में है इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था 1656 ईस्वी में, और लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था 1648 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और नौजवान सभा। इसको आपको क्रम के हिसाब से लगाना है। ठीक है, क्रम के हिसाब से इसे आपको लगाना है। इसमें अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? स्वराज पार्टी का जो गठन है वह हुआ था आपका 1923 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना है वह कब की गई थी? 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। नौजवान सभा की स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आजाद द्वारा नौजवान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक, 1926 ईस्वी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905, स्वराज पार्टी 1923 और सोशल सर्विस लीग 1911। तो इसका जो सबसे पहले आ जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके बाद आ जाएगा आपका सोशल सर्विस लीग, फिर आ जाएगा स्वराज पार्टी और फिर नौजवान सभा।
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मौलवी या फिर मोतीलाल नेहरू? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिपल एम, मदन मोहन मौलवी के अध्यक्षता में एक कमेटी, तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह जो है इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें अध्यक्ष जो है मदन मोहन मौलवी थे और इसमें महात्मा गांधी भी इसके एक सदस्य थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ पत्र पत्रिकाएं दिया गया है और इसका संपादन दिया गया है। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका संपादन हुआ था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। हिस्ट्री ऑफ सेल्फ कल्चर, इसका जो संपादन किया गया था वो लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। ए नेशन इन मेकिंग का संपादन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था और हमदर्द, इस समाचार पत्र का संपादन मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, ऑपरेशन जीरो आवर या खेड़ा सत्याग्रह के रूप में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पवनार आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले सत्याग्रही जो है वह विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ये आपका सही है। कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-1819 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री और तत्कालीन शासकों के युग में कौन सा सही सुमेलित है। निकोलो कोंटी, ये किसके समय में आया था? निकोलो कोंटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था, सही है। नुनीच, यह जो है अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ये भी सही है। डोमिंगो पायस या कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? लोयस पठार चीन में, पोटवार पठार पाकिस्तान में है, सान पठार है म्यांमार में। आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सभी विकल्प इसके भी सुमेलित हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? जमनालाल बजाज ने, शंकर नायर ने, आशीष मुखर्जी ने या फिर से आशुतोष चट्टोपाध्याय ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर नायर ने। देखिए, 13 अप्रैल 1919 जो अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे दुखी होकर के सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, और इसके बाद महात्मा गांधी ने जो उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी उसे वापस कर दिया था। और एक याद रखिएगा, जमनालाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, किसने? जमनालाल बजाज द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी गई थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ का देश कहा जाता है? पाम ऑयल का देश किस देश को कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप का? केन्या, सोमालिया, नाइजीरिया या फिर युगांडा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया को। अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्यों? यह दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। लिम्पोपो नदी या मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो जायरे नदी या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो यह उलट दिया है। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी जो है या जायरे नदी, इसी को कहा जाता है
या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट देखिए, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? अर्जेंटीना में जो चाको का मैदान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कपास उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए या फिर कोयला उत्पादन के लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश और उत्तर शीतोष्ण घास भूमि पंपास जो है वो भी आपके अर्जेंटीना मैदान या आप कह सकते हैं अर्जेंटीना देश में ही पंपास का मैदान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर फ्रांस में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में है आपका दक्षिणी आल्प्स पठार। ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, ये भी याद रखिएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी जो दक्षिणी आल्प्स आपके न्यूजीलैंड में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं, अधिक पाई जाती हैं या अधिक दर्ज की जाती हैं, जो भी हो। उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों, देखिए क्वेश्चंस जो है ना गलत पूछा था, आंसर कुछ और दिया है। इसमें जो पहला है कि पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। ठीक है, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत, लेकिन इसमें जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है, यह गलत है। ठीक, जलभाग की जो अधिकता है वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं पाई जाती हैं, ये सही है। ठीक है, क्योंकि स्थल जो है, स्थल को गर्म होने में और ठंडा होने में पानी की तुलना में या समुद्र नदी की तुलना में कम समय लगता है, तो यह जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो ये तो सही है कि तापमान की विषमताएं पाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, दूसरा क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है, यह गलत है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों की अधिकता है और जलभाग की कमी है। ठीक है, जो जलीय भाग की बात करें तो वह दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मौसम से संबंधित सभी एक्टिविटी, सभी गतिविधियां जो हैं, सभी विषमताएं यहीं पे देखने को मिलती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है और ध्रुवों पर जो है कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी, ए और ना तो ए ना तो बी, केवल एक या केवल दो? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना कोरियोलिस बल कहलाता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है वह शून्य होता है और विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। इसमें क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम, सॉरी साथियों, इसमें देख क्या पूछा है, देखिए आप बहुत इसमें पूछ रहा है असत्य कथन पूछा है। ठीक है, तो दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, इसी से बहुत से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, गलत कथन। दोनों विकल्प आपके सही हैं। कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है वह विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर सबसे कम अर्थात शून्य होता है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। चिनूक को हिमभक्षणी पवन कहा जाता है। यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघला करके चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपके सही हैं। चिनूक पवन को हिमभक्षणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जिस क्षेत्र में जब रॉकी पर्वत से उतर करके मैदानी भागों में यह प्रवाहित होता है, तो जो बर्फ जमे होते हैं या फिर से जो बर्फीली आंधियाँ चलती हैं या बम्बारी बर्फ़ की जो बम्बारियाँ होती हैं, वह धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगते हैं और घास जो है निकलने लगते हैं। ठीक है, जिससे एक ग्रासलैंड अर्थात कह सकते हैं कि घास भूमि का निर्माण होता है या कह सकते हैं कि घास भूमि उगती है। ठीक है, तो इसे हिमभक्षणी कहा जाता है। इससे बर्फ़ पिघल जाता है और यह शीतकाल के अधिकतम समय तक बर्फ़ को पिघला कर चारागाह पशु हेतु उपयोगी बनाए रखता है। ये भी सही, दोनों आपका सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब हिमालय। देखिए, पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें तो यह सिंधु और सतलज नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो काली नदी,
काली और तीस्ता। काली और तीस्ता नदियों के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को आपके असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करें तो यह सतलज और काली, सतलज और काली नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन आर में रिपीटेड क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है, शायद पिछले वर्ष गया, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ पे स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर, नल्लामलाई की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, या फिर बाबा बुदन की पहाड़ी पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। और यह अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर के आइबेरिया कहलाते हैं या फिर से आइबेरिया प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं? स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी एवं इटली, या फिर इंग्लैंड एवं फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन और पुर्तगाल मिलकर के आइबेरिया प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 24 में, या फिर अनुच्छेद 17 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29 में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित है। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। इसमें क्या कह रहा है? नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है, यह गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसे उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस रीति से हटाया जाता है? सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाया जाता है, और उसी आधार पर आपके नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाएगा, ठीक है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। देखिए अगर इसकी हम बात करें, दोनों विकल्प सही कहता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते एवं पेंशन यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। और इसमें यह जो है इसके न्यूनतम मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है इसका निर्धारण नहीं किया गया है। और यह अवकाश ग्रहण करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 262, 263, 264 या फिर आर्टिकल 265। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात की गई है। और पहला जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था या पहली बार जब किया गया था 1990 में इसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 315 सब क्लॉज 2 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संसद द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, या संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ संप्रदाय दिए गए और उसके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल थे। बरकरी संप्रदाय के नामदेव, धारकरी के रामदास और रामावत के रामानुज। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, यह गलत है। रामावत संप्रदाय के जो संस्थापक है वो रामानंद हैं और रामानुज द्वारा श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? दमा, एथलीट फूट, खसरा या फिर गंजापन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खसरा जो है यह फफूंद जनित रोग नहीं, जबकि दमा, एथलीट फूट और गंजापन यह तीनों फफूंद जनित रोग हैं, ठीक है। खसरा की अगर हम बात करें तो यह विषाणु जनित रोग है जिसका वाहक पैरामिक्सो विषाणु होता है, ठीक है।
औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, निजी उद्योगों या उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। मतलब घाटे में चल रही जो उद्योग हैं उनके पुनरुत्थान के लिए यह क्या करता है? यह जो है पैसा या धन का आवंटन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर इसके गठन की हम बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? 1981 में। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर तीनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामाइन या फिर अर्जिनिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टायरोसिन। देखिए, अमीनो अम्ल टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है और टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B5, पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B9, फोलिक अम्ल, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, विटामिन B2, फिलोक्विनोन। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B2, फिलोक्विनोन। यह गलत है। ठीक है, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लोविन है और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। इसका उद्गम जो है मैकाल पठार नहीं है। मैकाल पठार आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसके पश्चिमी भाग से नर्मदा, उत्तरी भाग से सोन और दक्षिणी भाग से महानदी का उद्गम होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला जो है वो आपका गलत है, दूसरा सही है। कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया था, यह गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण जो है अधिकांशतः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कुछ स्थल दिया गया और उनकी अवस्थिति दी गई है। ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में है, ग्रांड कैनान ओरिजोना में है और मरडेका पैलेस मिस्र में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मरडेका पैलेस जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। सूर्य का जो प्रकाश है और ऊष्मा जो है या नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। घास मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र अर्थात तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अब एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर से तीनों। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसके अपवाद हैं? गोवा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। सॉरी, इसमें कूट के हिसाब से आपको चयन करना है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3।
देखिए अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे। लेकिन गोवा में कितने हैं? गोवा में 40 हैं। ठीक, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में भी 40 हैं, और उसके बाद आपके सिक्किम की बात करें तो इसमें कितने हैं? इसमें 32 हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? भारत के नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जो है आपके सही है। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दीवाने बंदगान, दारुल सफ़ा, दीवाने कोही या दीवाने इस्तिहाक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने कोही। दीवाने कोही कृषि विभाग था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, जबकि दीवाने बंदगान यह दासों से संबंधित विभाग था, दारुल सफ़ा यह एक खैराती अस्पताल था, और दीवाने इस्तिहाक, इन तीनों का संबंध जो है फिरोज शाह तुगलक से है। और दीवाने कोही जो कृषि विभाग था, इसकी स्थापना MBT द्वारा अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मत और संस्थापक। विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी, द्वैतवाद की माधवाचार्य ने, शुद्धाद्वैतवाद की वल्लभाचार्य ने। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, मार्कंडेश्वर मंदिर जो है यह आपके इसे विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, और मार्कंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर है, न कि गुजरात में है। ठीक है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा, जो वैनगंगा है उसके तट पे, वैनगंगा नदी के तट पे। पहला सही है, दूसरा गलत है। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? महादेव, मैकाल, सतपुड़ा या फिर छोटा नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पर्वत जो है सबसे कहाँ पे है? सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें, पश्चिम से पूर्व पर्वतों के क्रम की, तो सबसे पहले आ जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। तलचीर या तलचेर यह महानदी घाटी में है। कर्णपुर या दामोदर घाटी में है। सिंगरेन गोदावरी और सिगरौली नर्मदा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिगरौली नर्मदा घाटी, यह गलत है। सिगरौली यह मध्य प्रदेश में है और यह सोन नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? MP में है, और यह नर्मदा नहीं बल्कि सोन नदी घाटी में है। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और एक आंदोलन, इन सभी को आपको कालक्रम के हिसाब से लगाना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, पावना विद्रोह कब हुआ था? यह जो है 1873-76 ईस्वी में पावना विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो है यह कब हुआ था? 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था, और एका आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें संथाल आ जाएगा, पावना आ जाएगा, ताना, फिर एका। तो 2, 1 और फिर जो है 3, 4, 2, 1, 3, 4। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो मानव गतिविधियों से पर्यावरण में परिवर्तन होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर से तीनों। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, कथन और कार्य दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए, मस्तिष्क में यह कह सकते हैं कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव पाया जाता है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा कहा जाता है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज को फ्रूट शर्करा कहा जाता है। ठीक है, फल शर्करा या फ्रूट शर्करा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें, और अब पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे साथ बने रहिए। आर के जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ रहे हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन, दोनों विकल्प सही हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अगर हम बात करें तो ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, सही हैं। और इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोनों विकल्प आपके सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जिसमें बाकी बचे 70 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस अध्याय द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक पब्लिश किए गए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यह जैसे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, यह जैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे बहुत लोगों ने PDF की मांग की थी कि PDF भी अब प्रोवाइड कराया जाए, तो इसका PDF भी, ये प्रैक्टिस सेट जैसे पूरा होगा, इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।